हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 28 सितंबर 2020। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है आज की। हाल ही में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ने अपना तीसरा शाखा कार्यालय कहाँ खोला है? अहमदाबाद, इंदौर, बेंगलोर या मुंबई? आपका राइट ऑप्शन है इसमें मुंबई में। देखिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड IREDA ने अपने ग्राहक, उधारकर्ताओं एवं अन्य हितकर्ताओं की सुविधा के लिए मुंबई में अपना देश का तीसरा शाखा कार्यालय खोला है। IREDA 1987 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। इरेडा का कॉरपोरेट और पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एजेंसी भारत सरकार का उपक्रम नई और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक मिनी रत्न कंपनी है और इसके चेन्नई और हैदराबाद में पहले से ही 2 शाखा का कार्यालय हैं। ये तीसरा है, ठीक है। यह ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता संरक्षण के नए और नवीनीकरणीय स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने और विस्तार करने में लगी है और इसका मोटो है एनर्जी फॉर एवर। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मार्च के अंत तक भारत के कुल बाहरी ऋण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 2.5%, 2.8%, 3.3% या 3.6%? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 2.8% यानी कि 2.6%। देखिए, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया है कि मार्च के अंत में भारत का कुल बाहरी ऋण 2.8% बढ़कर के $558.5 बिलियन हो गया है, जो कि मुख्य रूप से वाणिज्यिक उधारों में वृद्धि है। एक साल पहले बाहरी कर्ज $543 बिलियन था। विदेशी मुद्रा भंडार और बाहरी ऋण का अनुपात मार्च के अंत में 85.5% था, जबकि 2019 मार्च में यह 76% था। माफ़ कीजिएगा। इंडिया एक्सटर्नल डेट स्टैट्स रिपोर्ट 2019-20 से पता लगता है कि जीडीपी के अनुपात में बाहरी ऋण 19.8% से 20.6% तक मामूली रूप से बढ़ा है। बाहरी सहायता के तहत बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय स्रोतों से ऋण 4.9% से बढ़कर के $87.9 बिलियन हो गया है। बकाया NRI जमा दूसरा सबसे बड़ा घटक है, जो कि $130.6 बिलियन के साथ में एक साल पहले के स्तर के बराबर था। कुल ऋण का 42% जो है गैर वित्तीय निगमों से आता है, ठीक है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। कोलकाता म्यूजियम को पहले किस नाम से जाना जाता था? इंडियन म्यूजियम, इंपीरियल म्यूजियम, एशियाटिक सोसाइटी म्यूजियम या उपरोक्त सभी? आपका राइट ऑप्शन है इसमें उपरोक्त सभी। देखिए, चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि भारत के जो कैग होते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उन्होंने बताया है कि कोलकाता में भारतीय संग्रहालय में नवीनीकरण कार्य आवश्यकता संरक्षण प्रक्रिया का पालन किए बिना किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अनमोल कलाकृतियों को वहां पर नुकसान पहुंचा है। भारतीय संग्रहालय न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में बल्कि दुनिया के एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे पहला और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1814 में यानी कि 1814 में एशियाटिक सोसाइटी के डॉक्टर नथानियल वालिस के मार्गदर्शन में कोलकाता में हुई थी। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन है और इस संग्रहालय को शुरुआत में एशियाटिक सोसाइटी म्यूजियम के नाम से, उसके बाद में इंपीरियल म्यूजियम के नाम से और उसके बाद में इंडियन म्यूजियम के नाम से जाना जाने लगा। संग्रहालय आगंतुकों के बीच में जादूगर या अजायब घर के नाम से भी परिचित है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपने बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए $15 मिलियन की सहायता दी है? कंबोडिया, नेपाल, मलेशिया या श्रीलंका? आपका राइट ऑप्शन है इसमें श्रीलंका। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके श्रीलंकाई समकक्ष महिंद्रा राजपक्षे ने पहली बार भारत श्रीलंका आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। पीएम मोदी ने भारत और श्रीलंका के बीच में बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका को $15 मिलियन की सहायता की घोषणा की है। अनुदान बौद्ध धर्म के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच लोगों के बीच में संबंधों को गहरा करने में सहायता करेगा। वे इस बात पर सहमत हुए हैं कि भारतीय पक्ष श्रीलंका के पहले तीर्थयात्रियों के लिए कुशीनगर की पवित्र उड़ान में बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक प्रतिनिधिमंडल की यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा। कुशीनगर हवाई अड्डे को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में हाल ही में नामित किया गया था, जो कि बौद्ध स्थल के रूप में इसके महत्व को पहचानता है। दोनों पक्ष आयुर्वेद और योग के क्षेत्रों में अवसरों को पता लगाने के लिए भी सहमत हुए हैं। भारत और श्रीलंका ने 2020 तक शुरू होने वाली 5 साल की अवधि के लिए उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर समझौता ज्ञापन का विस्तार करने के लिए एक समझ हासिल की है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान गोगामुख असम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी, APJ अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी या पंडित दीनदयाल उपाध्याय? आपका राइट ऑप्शन है इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने असम परिसर के एक नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था यानी कि IARI गोगामुख का उद्घाटन किया है। IARI असम का नाम
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा जाएगा। कृषि जो अनुसंधान संस्थान है, भारत का राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान शिक्षा और विस्तार संस्थान है। दिल्ली स्थित संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के द्वारा वित्त पोषित और प्रशासित होता है। IARI 1970s के दशक में भारत में हरित क्रांति के लिए अग्रणी अनुसंधान के लिए जिम्मेदार था। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने पहले बजट भाषण में 10 जुलाई 2014 को झारखंड और असम में IARI जैसे संस्थानों की स्थापना की घोषणा की थी। तदनुसार असम सरकार ने असम के दिरपई गोगामुख सर्कल धेमाजी जिले में लगभग 585 एकड़ क्षेत्र में इस संस्थान की स्थापना के लिए भूमि प्रदान की है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर, 27 सितंबर, 26 सितंबर या 2 अक्टूबर? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 27 सितंबर को। देखिए, पर्यटन मंत्रालय ने 27 सितंबर को वर्चुअल मंच के माध्यम से विश्व पर्यटन दिवस मनाया है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल भी मौजूद थे। इस साल संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने वर्ष 2020 को पर्यटन और ग्रामीण विकास वर्ष के रूप में नामित किया है। यह वर्ष रोजगार और अवसर पैदा करने के लिए पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देने का एक अवसर है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि श्री धर्मेंद्र प्रधान ने साथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। साथ ही भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है जो आतिथ्य उद्योग को सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए होटल और यूनिट की सुरक्षा के बारे में कर्मचारियों और मेहमानों के बीच विश्वास पैदा करने के में आतिथ्य उद्योग की सहायता प्रदान करने के लिए है। श्री प्रधान ने एक फिल्म पथिक को भी लॉन्च किया है जो कि अतुल्य भारत पर्यटक सुविधा प्रदाता प्रमाणन कार्यक्रम और ICPB MICI प्रमोशनल फिल्म पर एक पहल है। ठीक है, इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, बाइक कंपनी हार्ले डेविडसन किस देश की एक कंपनी है? USA, ब्रिटेन, जापान या दक्षिण कोरिया? आपका राइट ऑप्शन है इसमें USA की। देखिए, चर्चा में क्यों आई है? क्योंकि कंपनी ने हाल ही में हरियाणा में अपनी असेंबलिंग यूनिट को बंद कर दिया है और गुरुग्राम के अपने दफ्तर में कर्मचारियों की संख्या में कटौती भी की है। हार्ले डेविडसन एकमात्र कंपनी नहीं है जो कि इंडिया के मार्केट को छोड़कर जा रही है। इससे पहले जनरल मोटर्स, फिएट, ससैंगयोंग, स्कैनिया, मैन और UM मोटर जैसी कंपनियां भी भारत को छोड़ चुकी हैं। इंडिया ने हमेशा हार्ले डेविडसन की बाइक पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा कर रखा था और पहले से ये महंगी थी और 100% टैरिफ और फिर GST इसमें लगता था। US प्रेसिडेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने हार्ले डेविडसन को लेकर भारत को टैरिफ किंग भी कहा था। हालांकि बाद में भारत ने टैरिफ को घटा करके 100% से कम करके 50% किया था, परंतु GST लगने के कारण ये बाइकें अभी भी भारत में बहुत ज़्यादा महंगी थी। ठीक है, इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? सुनील सेठी, अमित जोगी, मनीष बिश्नोई या अंकित राठौर? आपका राइट ऑप्शन है इसमें सुनील सेठी। देखिए, डिजाइन और फैशन आइकन है सुनील सेठी। इन्हें खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें 1 साल के कार्यकाल के लिए इसमें नियुक्त किया गया है। वह भारत और विदेशों में खादी के प्रचार के साथ साथ रेडीमेड कपड़ों के क्षेत्र में नवीनतम डिजाइन हस्तक्षेपों पर भी सलाह देंगे। उन्होंने प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर सुश्री ऋतु बेरी का स्थान लिया है जिनका कार्यकाल हाल ही में समाप्त हो गया था। उन्होंने पहले निफ्ट के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य के रूप में भी काम किया है। बात कर लेते हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग की, तो 1956 में स्थापित यह एक वैधानिक निकाय है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना है। इन्हें भी आप याद रखेंगे और नोट डाउन भी करेंगे। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, मोक्ष कलश योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या छत्तीसगढ़? आपका राइट ऑप्शन है इसमें राजस्थान में। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 सितंबर को इस योजना को मंजूरी दी है। कोविड-19 की वजह से मौत के बाद अपनों की अस्थियों के विसर्जन के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ता था। इस योजना के तहत अब ऐसे परिवार के 2 सदस्यों के साथ में अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार राजस्थान राजपथ परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क अब जा सकेंगे। योजना में नोडल एजेंसी राजस्थान राजपथ परिवहन निगम होगा, जबकि वित्त पोषक विभाग देवस्थान विभाग होगा। पूरे खर्च की व्यवस्था देवस्थान विभाग करेगा। इसका लाभ आयकरदाता और सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर सभी ले सकेंगे। एक अस्थि कलश के साथ में मृतक के परिवार के अधिकतम 2 सदस्य इसमें जा सकेंगे। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, हाल ही में बीमा नियामक IRDAI द्वारा किस बीमा कंपनी की पहचान घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण कंपनी के रूप में की गई है? न्यू इंडिया इंश्योरेंस, जनरल इंडिया इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या उपरोक्त सभी? आपका राइट ऑप्शन है इसमें उपरोक्त सभी। देखिए, IRDAI द्वारा LIC, GIC और न्यू इंडिया इंश्योरेंस को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपोर्ट इंश्योरर के रूप में पहचाना गया है। LIC, GIC और न्यू इंडिया इंश्योरेंस को विनियामक पर्यवेक्षण के अधीन किया जाएगा। IRDAI ने उन्हें कॉर्पोरेट प्रशासन को बढ़ाने, प्रासंगिक जोखिमों की पहचान करने और जोखिम प्रबंधन
संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कहा है। घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ताओं का आकार, बाजार महत्व, घरेलू और वैश्विक परस्पर संबंध इस प्रकार है कि उनकी विफलता से घरेलू वित्तीय प्रणाली में तनाव पैदा हो सकता है। घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता को ऐसे बीमाकर्ता के रूप में माना जाता है जो कि विफल होने पर बहुत बड़ा या बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं सबसे पहले LIC की। तो इसका गठन 1 सितंबर 1956 को हुआ था। मुख्यालय मुंबई में है। इसके चेयरपर्सन MR कुमार हैं। इसका मोटो है योगक्षेम वहाम्यम। ठीक है, मतलब आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का गठन 1972 में किया गया था। इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का गठन भी 1989 में किया गया था और इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं IRDAI की, यानी कि भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की। तो यह भारत की एक स्वायत्त वैधानिक संस्था है। इसका उद्देश्य भारत में बीमा एवं पुनः बीमा उद्योगों को विनियमित करना और बढ़ावा देना है। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसे आप याद रखना है और नोट डाउन भी करना है, कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में सुभाष चंद्र खुंटिया हैं। ठीक है, आपके लिए कल का जो क्वेश्चन था उसका आंसर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया है? 74वें, 75वें, 76वें, 78वें? आप करेक्ट ऑप्शन है इसमें 75वें। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में आम सभा को संबोधित किया है। इसमें प्रधानमंत्री ने सीधा सवाल किया है कि आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी, वैक्सीन, ड्रग्स से लेकर आतंकवाद सहित तमाम जरूरी मुद्दों को अपने भाषण में शामिल किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की भूमिका UN के पीस मिशन में कितनी महत्वपूर्ण रही है, इसे भी महासभा में याद दिलाया। ठीक है, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत जसवंत सिंह का संबंध किस क्षेत्र से था? अभिनेता थे, राजनेता थे, गायक थे, वैज्ञानिक थे? मैं आपसे फिर से एक बार कहूँगा दोस्तों कि जब भी आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखा करें तो उसे जितना हो सके उतना डिटेल में लिखने का प्रयास किया कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप एक बार डिटेल में लिख देते हैं तो दोबारा फिर आप उसे कभी भूलते नहीं हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।